बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैक्ट फाइंडिंग विद असद गर्ल। मैं उस्मा जाहिद हूँ और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है सीनियर तहकीकाती सहाफ़ी तजज़ियाकार असद गर्ल साहब। नाज़रीन, 9 मई से लेकर अब तक पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की अगर बात की जाए तो वॉइस न्यूज़ ने हमेशा से रिकॉर्ड कायम किए हैं। फैक्ट्स लेकर आए हम प्रोग्राम में भी और वॉइस न्यूज़ की स्क्रीन पे भी हमेशा सच्चाई की खोज को लेकर हम आपके सामने नजर आते रहे। मुसलसल टीवी चैनल्स पर सस्पेंस क्रिएट किया जाता है, हाइप क्रिएट की जाती है, मिसाला लगा के न्यूज़ को ताबड़तोड़ तरीके से आपके सामने पेश किया जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वॉइस न्यूज़ की क्रेडिबिलिटी और हमारे प्रोग्राम में हम मुसलसल कोशिश करते हैं कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म को फ़रोग दिया जाए और असल फैक्ट्स जो हैं वो आपके सामने रखे जाए। लियाकत चट्टा का जो मामला पेश आया, उसने एक बयान दिया, इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान के दीगर इदारों को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ एक कैंपेन का बाकायदा उसने आगाज़ किया। इस पर हमने डिबेट की, उसी तरह से जो हमारी डिबेट थी आज वक्त ने सच साबित कर दी है और वही फैक्ट्स जो है आज हमारे पास सामने आए हैं। तहलका खेज़ इंकशाफात हैं और हकायक आज कौम के सामने रखे जाएंगे। कल साहब इस हवाले से इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म को फ़रोग देते हुए आज कुछ इन्वेस्टिगेशन लेकर हमारे प्रोग्राम में हाजिर है। कल साहब, जिस तरह से लियाकत चट्टा का कच्चा चट्टा खुल के सामने आ गया है, क्या कहेंगे, ये क्या मामला था और इसके पीछे क्या स्ट्रेटजी थी, किस इदारे को, किस शख्सियत को निशाना बनाया जाना था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने वो नहीं बताया कि 3 रोज पहले वॉइस न्यूज़ का ही फिर एजाज हमने बरकरार रखा कि साना 9 मई से लेकर जो किरदार उसके अंदर छुपे पसे पर्दा उनको हम बेनकाब करने का और सबसे पहले मुस्तनद और बर वक्त खबरें जो है देने का जो है एजाज बरकरार है। 3 रोज पहले 19 फरवरी को अपने प्रोग्राम में लियाकत चट्टा का कच्चा चट्टा भी खोल चुके हैं और उसके ताने बाने कहाँ मिलते हैं ये भी बता चुके हैं। उस हवाले से 19 फरवरी का प्रोग्राम बतौर सबूत जो है वो नाजरीन देख सकते हैं, पेशे खिदमत है। और अगर कहीं केबल नेटवर्क नहीं आ रहा, अगर कहीं आपको मेरे ट्विटर हैंडल पे टाइमलाइन पे जाएंगे तो वहाँ पे बाज़ दफ़ा यूट्यूब की वीडियो नहीं खुलती, तो आप इस सबूत को जांचने के लिए कि हम जो बात कर रहे हैं वाकई वो की थी हमने प्रोग्राम में, तो आप वॉइस न्यूज़ लाइव अगर यूट्यूब पे जाके सर्च करेंगे तो वहाँ पे 19 फरवरी का प्रोग्राम मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। मेरे टाइमलाइन पे भी वो मौजूद है, सारी चीज़ें फैक्ट्स मौजूद हैं उसके कच्चे चट्टे के हवाले से, वो भी देख सकते हैं। और चीफ जस्टिस के हवाले से जो भयानक साज तैयार की गई और चीफ इलेक्शन कमीशन के हवाले से वो भी मेरी टाइमलाइन पे भी देख सकते हैं। लेकिन ये वॉइस न्यूज़ के ऊपर और कोई डीएम भी करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे अगर कोई लिंक नहीं खुल रहा तो वो भी अपना रिप्लाई में देंगे। खल साहब, चट्टा साहब जो हैं वो इस वक्त काबिल जिक्र हैं। चट्टा साहब ने जिस तरह से एकदम सरप्राइज दिया और मुस्लिम लीग नून ने कैंपेन चलाई कि वो मेंटल हैं, उनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है और तरीके इंसाफ ने उनको हीरो बना के पेश किया। असल हकायक क्या है? आपके पास कोई अंदरूनी खबर है कि लियाकत चट्टा क्या है? देखिए, लियाकत चट्टा का जो कच्चा चट्टा है ना, वो तो मेरा ख्याल है, मैं इधर क्या बयान करूंगा, वो जो अभी इंक्वायरी कमेटी है ना, मे भी उसके अंदर से आ जाए बाहर कच्चा चट्टा, या मैं ही इसी प्रोग्राम के अंदर बता दूं। लियाकत चट्टा जो है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, टीजर उसका बता दूं। लियाकत चट्टा साहब जो है वो किसी को भी नहीं पता, ये आम लोग, यही राजा रियाज साहब ने जिस तरह कहा कि वो एक्स्ट्रा जो मजिस्ट्रेट असिस्टेंट कमिश्नर थे और मजिस्ट्रेट थे और वहाँ से उन्होंने आगाज़ किया, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने सुपरडेंट के तौर पर आगाज़ किया फैसलाबाद में, और वहाँ पे चूँकि वो अच्छे बड़े मामलात के अंदर जो है मामला फहमी रखते थे, और इन्होंने जो नीचे वाले जो काम जिन्होंने करवाने थे इलीगल या गैर कानूनी, या जो उनको भी खुश रखने में वो माहिर थे, और जो ऊपर अफसराने बाला थे उनको भी हर तरीके से वो खुश रखने में, तो लाजा हिस्सा मुताबिक जुस्सा ऊपर देना और नीचे से लेना, इस हवाले से माशाल्लाह उनकी बड़ी एक्सपर्ट थी। और यही वजह है कि 2 दहाइयों तक तकरीबन फैसलाबाद में 20 साल तक उन्होंने फिर एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर भी रहे, मजिस्ट्रेट रहे, उसके बाद डीओसी रहे, ईडीओआर रहे, ईडीओ फाइनेंस एंड रहे, डीडीओ प्लानिंग रहे, एफडीए रहे, और जो उनके बॉसेस थे वो भी उनसे खुश थे, उनकी भी गुड बुक्स में थे, और नीचे जो सबॉर्डिनेट थे वो भी खुश थे, क्योंकि सबको हिस्सा बराबर जुस्सा जो है पूरी तकसीम होती थी और मालिक जो है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि वो मसूफ जो है 2014 से 2017 तक, वो 2012 से लेकर 2014 तक शहबाज शरीफ साहब के पीएस के तौर पर काम करते हैं। उसके बाद 2014 से 17 तक जो है वो 17 तक जो है आगे, उसके बाद यानी 14-15 से गुजरात में डीसी रहते हैं, फिर उसके बाद सरगोदा में डीसी रहते हैं, उसके बाद 2 दफ़ा वो जो है कमिश्नर डीजी खान रहते हैं, और उसके बाद जनाब वो सेक्रेटरी हाउसिंग एंड लेबर रहते हैं। फिर उसके बाद साउथ पंजाब के अंदर जो सेक्रेटरी हाउसिंग जो लेबर वो वहाँ पे रहते हैं, और वहाँ से जब मुल्तान से साउथ पंजाब में जो ऑफिस था आधे पंजाब के वो सरबराह उनको बनाया गया था उस्मान बुज़दार का। नेक्स्ट चीज़ मैं बताता हूँ,
हुआ ये था कि ये बेसिकली शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के करीब थे। मुनस लाइन इनके खिलाफ ट्वीट की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद क्या हुआ कि जब पीटीए की हुकूमत आई, इनके कनेक्शन बन गए मलक रियाज साहब से, जो टाइकून है। मलक रियाज साहब के और साथ इनके टाइकून बन गए फरद शहजादी और फरा गोगी और एहसन जमील गुज्जर से। और चूंकि ये भी गुज्जर फैमिली से मैं थोड़ा सा बिलोंग, आगे से भी समझाऊंगा। तो अभी जो जाहिर जमान जो गुज्जर हैं, जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब हैं, उनके भी ये बड़े ब्लू आइड हैं, क्योंकि कमिश्नर रावलपिंडी जो है उन्हीं ही की रिकमेंडेशन पे लगाया गया। और वो इनको 20 से 21 ग्रेड में प्रमोट भी कराना चाहते हैं, लेकिन उनकी इतनी ज़्यादा गंदी रिपोर्ट्स हैं, रेपुटेशन है। वो रिपोर्ट्स मेरे पास मौजूद भी हैं, बहुत सारी चीज़ें, वो भी आपको शेयर करेंगे सारी चीज़ें, कि किस तरह वो मॉरली भी करप्ट हैं, फाइनेंशियली भी करप्ट हैं, और किस किस तरह से उनके बारे में जो रिपोर्ट्स इंटेलिजेंस है वो क्या खोल खोल के बता रही हैं। इनको जिम खाना का भी डीसी कहा जाता है। इन्होंने सिर्फ डीजी खान के अंदर जो जिम खाना बनाया है, वहां से 1000 के करीब जो मेंबरशिप थी उनको 2500 तक ले गए, और एक मेंबरशिप जो है उसका 2500 से या 2500 से रेट बढ़ा के वो कर दिया 6,35,000 तक। तो मैंने कैलकुलेशन की 93। अब इसके बाद क्या हुआ, ये तो था पिछला उनका दौर नून लीग वाला। उसके बाद पीटीए के साथ किस तरह नेक्सस बना कि उस्मान बुजदार साहब जो है, जो डीजी खान के वाले से 2 दफ़ा कमिश्नर रहे, वहाँ पे उन्होंने लूट मार के बाजार गर्म किए। वहाँ पे उनके जो पूरी डिटेल बताएंगे कौन कौन उनके फ्रंटमैन थे, डेवलपमेंट वर्क्स के अंदर जो है कितना वो कमीशन लेते थे, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में क्या उनका था, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस के अंदर, दूसरा जो है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग जो है, हाउसिंग जो है, डिस्ट्रिक्ट जो है बिल्डिंग है, हाईवे है, प्रोविंशियल और डिस्ट्रिक्ट, और फिर उसके बाद जो ठेके हैं वो 4 ब्रदर्स कंपनी क्या थी, इनका जो आगे सारी चीज़ें, वो बड़ी एक लंबी तवील। इसके बाद क्या हुआ कि जो अहमद अजीज़ तारड़ साहब हैं, जो डीजी एलडीए भी रहे, और उससे पहले बुजदार साहब के करीबी थे, सीएम सेक्रेटरी में बैठते थे, उनके ज़रिए इनका कनेक्शन बना फरद शहजादी से, एहसन जमील से और अजीज़ तारड़ से। उसके बाद जो ज़ाहिर ज़मान है वो भी अभी जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो भी डीजी एलडीए रहे हैं पीटीए के दौर में। तो अभी ज़ाहिर ज़मान ने उनको कमिश्नर लगाया। कमिश्नर लगाने के बाद इनकी प्रमोशन चाहते थे, वो नहीं हो सकी। मार्च 2024 को उनकी रिटायरमेंट हो रही थी 60 साल उम्र पूरी होने के बाद, तो 1 महीना से भी कम रह गया था। उसके माशाल्लाह इनके जो असासे हैं, जो मैंने अब तक खोज लगा चुका हूँ, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट्स हैं और कुछ मैंने अपने तौर पर जो गैदर की हैं, तकरीबन कोई 8-10 अरब से ज़्यादा तो मेरे पास जमा तफरीक हो चुकी है, जो कि इनके असासे हैं। इन्होंने एक बैंक है डूब रहा है, डूबता हुआ बैंक है, कैपिटल 10 अरब मैक्सिमम मिनिमम होता है, वो डूब रहा है, 5 अरब है, डिफ़ॉल्ट कर रहा है, उसके ऊपर 1 अरब रिसेंटली डाला है थ्रू फ्रंटमैन। उनके साथ भी इनकी मुबैना तौर पर पार्टनरशिप है, आगे जाके वो भी बताएंगे। फिर उसी बैंक की एक इंश्योरेंस कंपनी है, उसके साथ भी इनका लेन देन है, और ZTBL, बैंक ऑफ पंजाब, नेशनल बैंक से अरबों रुपए का बिजनेस लिया, और बोरवर जो कर्ज जो लिया है जिन्होंने कर्जा, उनके क्लेम भी एक पार्टी का 1 अरब से भी ज्यादा क्लेम है कई का। गवर्नमेंट को अरबों रुपए का नुकसान, उसमें भी लियाकत चट्टा इनकी पुष्ट बनाई। ये लियाकत चट्टे को जहाँ पे वो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, ये कंपनी इंश्योरेंस कंपनी मज़कूरा और वो जो निजी बैंक है, ये उनकी जो अकोमोडेशन और जो तमाम तर जो मामलात है, उनकी ये सारे पैसे जो पेमेंट करते थे। फिर अभी लाहौर जो है कनाल सर्विस रोड पे जमान पार्क के साथ जो रेजिडेंशियल एरिया के अंदर कमर्शियल एक मेगा प्रोजेक्ट्स बनाया जा रहा है फ्लैट्स का, और उसमें भी लियाकत चट्टा की ही सरपरस्ती से वो और वही इंश्योरेंस कंपनी और वही बैंक जो है, और सारी ये शराकत दारी। अल जलील गार्डन्स के वाले से मैंने बता दिया, रहमान गार्डन्स के वाले से बता दिया। ये आवाम जो है ये चीज़ जानना चाहती है, तो वो मैं आपको पहले से फैसला सुना देता हूँ, अगर आप कहते हैं तो। जो बाद में इंक्वायरी का फैसला आना है, हाँ जी, तो वो फैसला यही आएगा। मैं आपको जिस तरह बता रहा हूँ कि क्या फैसला आना है, वो मैं आपको अपने ज़राए से जो अभी तक जो चीज़ें सामने मेरे आई हैं। पहली बात तो ये है कि जो उन्होंने बयान दिया है कि 13 की जो जितनी भी रावलपिंडी डिवीज़न की या जितनी भी सीटें थी सब पे धांधली हुई है, और 70 हज़ार की लीड से जो है हारे थे जो लोग, उनको यानी जिताया गया, या जिनको जिताया गया उनको 70 हज़ार लीड से जिताया गया। सही है। तो अब तक जो फॉर्म 45 की बात कर लें, या अब तक जो रिजल्ट सामने आए, उसके मुताबिक ना तो हारने वाले 70 हज़ार की लीड से हारे हैं, और ना ही जीतने वाले 70 हज़ार की लीड से हारे हैं। कोई 12,000, 14,000 को, 10,000 को, 9,000 इतने फर्क से हारे जीते हैं। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात यह है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो इन्होंने इल्ज़ाम लगाए, उन्होंने 2 लगाए फौरी तौर पर। उन्होंने कहा कि जो मेरे DRO, जो DC DR होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स जो हैं, और जो RO, जो असिस्टेंट कमिश्नर या एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल या मुख्तलिफ जो लोग होते हैं, तो उनके जो नीचे अजला थे, उनके DC और उनके अगले जो अफसर हैं RO DRO, उनके ऊपर दबाव था, मेरे ऊपर दबाव था, और वो रो रहे थे, और मैं उनके ऊपर प्रेशर डाल रहा था, और मैं इतराफ़ जुर्म करता हूँ, मुझे फांसी दे दी जाए। अब उन्होंने तो ये कहा कि मैंने गैर कानूनी काम किया है, उनके खिलाफ तो किसी सबूत की ज़रूरत नहीं है। वो तो इतराफ़ जुर्म मीडिया के सामने अपनी रजामंदी से, कोई उनके ऊपर जबर नहीं है, कमिश्नर है, एक बड़ा ऑफिस है, पोस्ट है,
और वो खुद से अपने बाहोशो आवाज जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, चलो इस बात पे मान लेते हैं, उनके खिलाफ तो किसी एविडेंस की जरूरत नहीं है, वो खुद ही खुदकश बम्बार अपने आप के लिए साबित होते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने फौरी तौर पर जो इल्ज़ाम बड़े दो संगीन लगाए, उन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो इसके जिम्मेदार हैं। अब मुझे ये बता दें कि आरओ जो होता है वो इंतजामी अफसर होता है और वो ज़िले का जो है एडिशनल डिप्टी कमिश्नर या एसी वो होता है, और जो डीआरओ होता है नॉर्मल इस दफ़ा वो डिप्टी कमिश्नर थे या एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, जो भी वहाँ पे उनको लगाया गया। और जो कमिश्नर होता है बराह रास्त, उसके पास ना वो डीआरओ है और ना ही वो आरओ है, तो लिहाजा बराह रास्त उसके कहीं सिग्नेचर वगैरह या उसका पास कोई ऐसा नहीं है कि जो फॉर्म 47 पे उसके कहीं दस्तखत होने थे या कोई उसका इस हवाले से कोई अमल, वो अगर अमल दखल था तो जो रिस्पेक्टिव आरओ थे और जो रिस्पेक्टिव डीआरओ थे उनके साइन होने थे, उनके अपने हलकों के हिसाब से जिन जिन में थे, इनके तो कोई दस्तखत वगैरह, इनका इन्फ्लुएंस तो जो है, अगर इन्होंने किसी पर दबाव डाला है तो इन्होंने गैर कानूनी काम किया है और उसके हवाले से तो वो इतराफ़ कर रहे हैं। लेकिन जिन पर दबाव डाला गया वो कहते हैं हमारे ऊपर तो दबाव डाला ही नहीं गया। वो जो इंक्वायरी, पहली बात है कि पहले टाइम ही चीफ जस्टिस ने तरदीद कर दी कि क्या मेरे ऊपर अगर कोई इल्ज़ाम लगा दे कि मैंने कत्ल किया है या मैंने कोई इस तरह का वाक़या किया है तो क्या उसको मान लिया जाएगा? उसकी एविडेंस भी तो आनी चाहिए ना, कनेक्ट डॉट तो बनाने चाहिए ना। और इस तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर का क्या मामला है इस सारे के अंदर के आरओ या डीआरओ के अंदर? देखें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उनका तो मामला ये होता है कि इलेक्शन के बैलेट पेपर छापना, अमला जो है वो मुख्तलिफ जो महकमों से लेकर उसको लगाना और इंतजामात करने, और उसके बाद जो नताइज का जो सारा मुरतब करते हैं उसके इलेक्शन कमीशन का एक बंदा भी उसमें इन्वॉल्व नहीं होता। यानी एक उनका सिंगल अफसर भी जो इलेक्शन के प्रोसेस होता है ना पोलिंग डे वाले दिन, उसमें इन्वॉल्व नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे कोई महकमा तालीम के, कोई एजुकेशन से आए होते हैं, कोई हेल्थ से आए होते हैं, कोई फेडरल से, कोई प्रोविंशियल से, वो जो प्रिजाइडिंग या पोलिंग अमला होता है। और उसके बाद जो आरओ डीआरओ होते हैं वो भी इंतजामी अफसरान होते हैं। तो लिहाजा इलेक्शन कमिश्नर के पास तो वैसे भी इतना ज्यादा स्टाफ नहीं होता, वो तो एक पोलिंग स्टेशन के लिए भी शायद उनका स्टाफ ना हो। तो वो जो यहाँ से बन के जाना है वो तो जीपी हो, वहाँ पे तो आपने चीज जो भेज देनी उन्होंने उसको पब्लिक कर देना है, वहाँ पे उनके पास तो नहीं कोई चेंजिंग करने का इख्तियार नहीं। इस तरीके से चीफ जस्टिस का इसमें कहाँ से आ गया रोल? अब मामला ये, पहले ही उन्होंने फुर्सत में तरदीद कर दी, इन इल्जामात के साथ इंक्वायरी कर दी, बहुत अच्छी बात है, इंक्वायरी होनी चाहिए। अब इनको साबित करना पड़ेगा कि डीआरओ आरओ के ऊपर ये जो इन्होंने कहा कि दबाव था, एक तो उसके एविडेंस देने पड़ेंगे। दूसरी बात ये है कि इनको ये भी एविडेंस देने पड़ेंगे कि 70,000 की लीड से कोई जीता था या हारा था, वो भी अब इनको रिजल्ट, क्योंकि उन्होंने तो 6 के करीब आज आरओ जो है उससे बल्कि ज्यादा ने आज बयान दे दिए। उन्होंने कहा जी हमारे ऊपर ना कोई दबाव था और ना कोई नताइज के अंदर को हमने तब्दीली की है और ना कोई ऐसी बात है। अब आते हैं कि लियाकत चट्टे का जो कच्चा चट्टा हमने खोला था, 3 रोज बाद बिल आकर उस चीज का उसने खुद ही इतराफ कर लिया। वो कैसे इतराफ कर लिया, हम उसी की जबानी सुनाते हैं, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसके रूबरू एक उसने बयान दिया है, और वो बयान क्या है वो नाज़रीन आपके सामने हम रखते हैं और वो पढ़ते हैं, आपको सुनाते हैं, उसके बाद आगे फैसला आपके ऊपर है। वो ये कहते हैं कि इलेक्शन में धांधली के इल्जामात के मामले पर साबिक कमिश्नर रावलपिंडी जो है लियाकत चली चट्टा के हवाले से अगर बात की जाए तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन में जो बयान रिकॉर्ड करवाया है वो अपने साबिका बयान से मुकर गए हैं। वो इस्लाम के अंदर और कुरान में भी अल्लाह कहता है कि मोमन की यह निशानी है कि वो बात बात पर मुकरता है। इलेक्शन और दूसरा सूरत अल-हजरात में हमें बता दिया गया कि कूलू, एक तो कूलू कौलन सदीदा के एक मामले की सीधी बात करो, और दूसरा सूरत अल-हजरात में कि जब कोई फासिक आपके पास खबर लाए उसकी तहकीक कर लिया करो, वरना बाद में तुम कहीं कौम को या सारे में ना चले जाए या डुबो ना दो या उसका पछतावा तुम्हें ना करना पड़े। एग्जैक्ट जो है मेरे ट्विटर टाइमलाइन पे उसका तर्जमा भी आप पढ़ सकते हैं। अब वो कहते हैं उनका बयान, लियाकत चट्टा का बयान क्या है। इलेक्शन कमीशन में जमा कराया गया अपने बयान में साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने कहा कि मैंने एक सियासी जमात के बहकावे पर अपना बयान दिया, मेरा बयान सरीहन गैर जिम्मेदाराना अमल और गलत बयानी थी, मुझे अपने बयान पर बहुत शर्मिंदगी है, कौम से माफ़ी चाहता हूँ। एक माफ़ी पहले भी उसने मांगी थी जब वो बयान दिया था। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने कहा कि मैं 9 मार्च को रिटायर्ड हो रहा था, मुस्तकिल और सरकारी, ये 9 मार्च की गालबन बात भी गलत है, वो 13 उसकी डेट ऑफ बर्थ है, तो 12 मार्च को वो रिटायर हो रहा था, गलती से कहीं लिखी गई शायद, क्योंकि मेरे पास उसके डॉक्यूमेंट्स में मौजूद है, हमने तो बताया भी। मुश्किल और सरकारी मराहत छूटने से परेशान था, एक सियासी जमात के अहदेदार के कहने पर ऐसा अमल किया, ये अहदेदार 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस होने पर मफरूर हो गया था। सियासी जमात के अहदेदार से मेरा रब्ता रहता था, मैं सियासी जमात के अहदेदारों की मुझे नाम भी पता, लेकिन अभी जान के मैं वसी तर मफाद की खातर और इन्वेस्टिगेशन के ऊपर को असरअंदाज ना उस बंदे का नाम नहीं ले रहा। सियासी जमात के अहदेदार खुफिया मदद भी करता था। मैंने 11 फरवरी को खुफिया तौर पर लाहौर जाकर इस रहनुमा से मुलाकात की। लियाकत अली चट्टा के मुताबिक इस रहनुमा ने मुझे इलेक्शन धांधली ज़दा साबित करने के मनसूबे पर काम करने का कहा, मुझे इसके सिले में मुस्तकबिल में आला ओहदे का वादा किया। पहले मैंने मशवरा दिया कि मैं इस्तीफ़ा दूं जिसमें धांधली का इल्ज़ाम लगाने की बात शामिल हो, लेकिन इस्तीफ़े का ज़्यादा असर ना होने के बायस
के पेश नज़र जज्बाती और ड्रामे से भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस का फैसला किया। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी का कहना है कि इस सियासी रहनुमा के मुताबिक मनसूबे को सियासी जमात की आला क़यादत की भरपूर हमायत थी। इस सियासी रहनुमा के मुताबिक आला क़यादत की हदायत पर मनसूबा तरतीब दिया गया। चीफ जस्टिस का नाम जानबूझकर शामिल किया गया, जिसका मकसद अवाम में नफरत भड़काना था। मैंने PSL की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहाना बनाकर भरपूर ड्रामा किया। मनसूबे के मुताबिक खुदकशी और फांसी पर लटका दो जैसे जज्बाती जुमले बोले। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने अपने बयान में कहा कि मुझे कभी बशमूल इलेक्शन कमीशन किसी ने धांधली की कोई हदायत नहीं दी। कोई भी RO ऐसे किसी अमल में मुलवस नहीं था। अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। पूरी कौम बिलखसूस तमाम सरकारी मुलाजमिन से माफ़ी का खासगार हूँ। याद रहे कि गुज़श्ता दिनों साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा ने आम इंतखाबात में बेज़ाब्तियों का एतराफ़ करते हुए मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया था। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा का कहना था कि मैंने इंतखाबात के दौरान रावलपिंडी डिवीज़न में नाइंसाफ़ी की। हमने हारे हुए उम्मीदवारों को 50-50 हज़ार की लीड में तब्दील कर दिया। रावलपिंडी डिवीज़न के 13 MNA हारे हुए थे और इन्हें 70,000 की लीड से दलवाई और मुल्क के साथ खिलवाड़ किया, जबकि इस तरह की लीड थी भी नहीं। वो भी हक़ाइक़ की चीज़ें सारी बरअक्स हैं फॉर्म 45 के मुताबिक भी। लियाकत अली चट्टा का कहना था कि रावलपिंडी डिवीज़न में इंतखाबी धांधली की जिम्मेदारी कबूल करता हूँ और अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान करते हुए अपने आप को पुलिस के हवाले करता हूँ। मुझे रावलपिंडी के कचहरी चौक में सज़ाए मौत दी जाए। अब नाजरीन, ये उनका एतराफ़ी बयान है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने प्रेजेंट हुआ, पेश हुआ। ये उसका तर्जमा जो है मन्नोअन हम आपके सामने रख रहे हैं। इसके बाद आ जाते हैं कि चीफ जस्टिस के बारे में। इसके साथ ये उन्होंने साजिश का खुद ही बता दिया। चीफ जस्टिस जो है उनके खिलाफ, जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो है, उनके खिलाफ इसका नाम क्यों इस्तेमाल किया गया, उसके क्या मज़मूम मज़ाहिम थे, वो भी आपको सुना रहे थे। आज जो सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग के दौरान उनके जो रिमार्क्स सामने आए हैं और सुप्रीम कोर्ट की जो वजाहती प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रिलीज़ आई है उसके ऊपर भी जाते हैं। पहले जो उन्होंने रिमार्क्स दिए वो भी ज़रा सुन लेते हैं। पाकिस्तान यानी काजी फाइज साहब ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मामला ख़त्म, अब हमें इन्हीं से रहनुमाई लेनी है। वो रहमतुल आलमीन है, वो इंसानों और चरिंद परिंद सब के लिए रहमत और हदायत का सरचश्मा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद के नेशनल पार्क एरिया में वफाकी तरक्याती इदारे जो CDA है और वाइल्ड लाइफ बोर्ड के दरमियान तनाज़ा पर CDA को वाइल्ड लाइफ के जो 5 विशेष जो तीनों दफातर है उस हवाले से ये जो केस हो रहा था, हेयरिंग हो रही थी, उस समात के दौरान जो ये सब रिमार्क सामने आए। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है उन्होंने इस केस की समात की और उन्होंने कहा कि आईने पाकिस्तान खोल लें। सबसे वेलकम बैक। गल साहब, बात जारी थी जिस तरह से वो तमाम सबूत आप सामने रख रहे थे, बताइएगा जिस तरह से चीफ जस्टिस के खिलाफ एक कैंपेन चलाई गई है। देखिए, चीफ जस्टिस के आज जो CDA का केस था उसके अंदर जो रिमार्क सामने आए हैं, मेरे पास तो पूरी चीज़ें तो सामने नहीं अभी आ सकी क्योंकि जल्दबाजी में प्रिंट जो है मेरा नहीं ख्याल, तो मैं एग्जैक्ट उनके कोर्ट एंड कोर्ट जो है चीज़ें कुछ पढ़ने की कोशिश करूंगा। एक तो ये उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनके मामला जो है उसके बाद मामला ख़त्म, अब हमें इन्हीं से रहनुमाई लेनी है। वो रहमतुल आलमीन है, वो इंसानों और चरिंद परिंद सब के लिए रहमत और हदायत का सरचश्मा है। चीफ जस्टिस की जानब से ये भी कहा गया कि आईने पाकिस्तान खोल लें। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है इसमें? आइन के आगाज़ में लिखा है कि हाकमियत अल्लाह अल्लाह के पास है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज साहब ने रिमार्क दिए कि मार्गला नेशनल पार्क भी इसी में आता है। इंसान के लिए कुरान पाक में खलीफा फिल अर्ज का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, रहमतुल आलमीन और हदायत का सरचश्मा है। हम इंसानों को, जानवरों, चरिंद परिंद का ख्याल रखना है। कोई ज़मीन किसी की नहीं, हाकमियत सिर्फ अल्लाह की है, जो आइन में लिखा हुआ है। समात के दौरान वाक़या मेराज का जिक्र करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि तमाम अंबिया और पैगम्बरों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मामला ख़त्म, अब हमें इनसे ही रहनुमाई लेनी है। वो हदायत का सरचश्मा है। नाजरीन, ये कुछ उनके रिमार्क जो है मैंने आपके सामने रखे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानब से एक प्रेस रिलीज जो है वो भी जारी हुई, क्योंकि चीफ जस्टिस के खिलाफ एक बाकायदा मजमूम मकासद एजेंडे के ज़रिए, जिस तरह के जो रावलपिंडी के जो साबिक चीफ कमिश्नर हैं उनसे जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई और चीज़ें सामने आ चुकी हैं, हम तो पहले ले आए लेकिन बाकायदा बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है। इस तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, चीफ जस्टिस को टारगेट करना, इलेक्शन के नताज को मुतनाज़ा बनाना और उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुतनाज़ा बनाना बगैर पढ़े, यानी हमारी सूरत अल इजरात के बारे में बार बार मैं कहता हूं कि तस्दीक कर लिया करें।
तहकीक कर लिया करें कि एक बाद में आपको घाटे वालों में या खसारे वालों में शामिल ना हो जाए। कूलू कौलन सदीदा और सीधी और सच्ची बात करो। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस प्रोपेगेंडा के हवाले से एक प्रेस रिलीज जो है वो भी जारी हुई। वो प्रेस रिलीज क्या है वो भी आपको मनवन सुनाते हैं। खल साहब, थोड़ा सा यहाँ पे हम डिस्कस कर लें। जिस तरह से हम पहले भी एक बात कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बाकायदा तौर पे कैंपेन शुरू की गई है। आपने भी एक इस हवाले से ट्वीट किया था, वो भी मंजर आम पे है। दूसरा आज आपने ट्वीट किया है अपना सेहतकात के हवाले से मरीम नवाज साहिबा से सवाल किया, तो उस पर भी अज़मा जाहिद बुखारी साहबा का रिएक्शन भी सामने आया है, दीगर भी कहेंगे। उस पर थोड़ी सी तफसीलात भी शेयर करते हैं। और जियो फैक्ट चेक भी सुना है कि उसके बारे में जियो फैक्ट चेक भी उस वाले से ट्वीट कर रहा है। और नीला पीला चैनल जो है वो भी मैदान में आ गया। वो नून लीग के खिलाफ, अब उसको क्या कहेंगे, क्या उसको वजह है कि मेरी वजह से खिलाफ हुआ है, नून लीग की वजह से खिलाफ हुआ है, उसकी क्या कहानी है, बल वो अभी यहाँ पे रखते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अभी उस तरफ हम ना जाए। लेकिन मैं उनको सिर्फ वार्न कर रहा हूँ और समझा रहा हूँ और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें। हम अगर अर्ज़ करें तो शिकायत होगी। ये मीर शकील रहमान और मीर इब्राहिम रहमान और उनके सिंपैथाइज़र के लिए पैगाम है। इससे ज़्यादा भी मैं इसको एक साइड पे रखता हूँ। वरना अगर वो जंग करना चाहते हैं तो जंग का अगर आगाज़ होगा तो फिर ऐसी चीज़ें आएंगी कि आपको मुँह छुपाना मुश्किल हो जाएगा। तो बेहतर यही है कि मैं एक दिल से माफ़ कर चुका हूँ, तो आप अगर फिर छिड़ेंगे तो फिर बहुत सारी चीज़ें आएंगी। तो मामला ये है कि अब आ जाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर खिलाफ जो प्रोपेगेंडा किया गया, उसके मजमून मज़ाहिम क्या थे और फैसले के अंदर क्या था। तो उस हवाले सुप्रीम कोर्ट की प्रेस रिलीज जो है वो क्या कहती है, ज़रा वो भी सुन लें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के शोबा तलकात आमा की जानब से प्रेस रिलीज के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की गलत रिपोर्टिंग की वजह से कई गलत फहमियाँ पैदा की जा रही हैं। अदालत उज़्मा ने कहा कि ऐसा तासर दिया जा रहा है जैसे सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी आइनी तरमीम मुसलमान की तारीफ से इनराफ किया और मज़हब के खिलाफ जराइम के मुतल्लक मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान यानी CRPC जिसको उर्फ़ आम में कहते हैं और PPC जो पाकिस्तान पीनल कोड है उसकी दफ़ा ख़त्म करने के लिए कहा। लेकिन ये तासर बिल्कुल गलत है। बयान में कहा गया कि मुकदमा बनवान मुबारक अहमद सानी बनाम रियासत में सुप्रीम कोर्ट ने यह करार दिया था कि इस मुकदमे की FIR में मज़कूरा इल्ज़ामात को जो का तू दुरुस्त तस्लीम भी किया जाए तो इन पर दफ़ात का इतलाक़ नहीं होता, बल्कि फ़ौजदारी तरमीमी एक्ट 1932 की दफ़ा यानी सेक्शन 5 का इतलाक़ होता है, जिसके तहत ममनुआ कुतुब नशर व अशात पर ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह की कैद की सज़ा दी जा सकती है। इस हवाले से मज़ीद कहा गया कि चूँकि दरख्वास्त गुजार मुलज़म पहले ही कैद में 1 साल से ज़ायद का अरसा गुजार चुका था, तो इसलिए इस्लामी अहकाम, आइनी दफ़ात और कानून व इंसाफ के तकाज़ों को मलूज़ खातर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार मुलज़म की ज़मानत पर रहाई का हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने बयान में कहा कि अफसोस की बात है कि ऐसे मुकदमात में जज्बात मुश्तल हो जाते हैं और इस्लामी अहकाम भुला दिए जाते हैं। फैसले में कुरान मजीद की आयत इसी सियाक़ो सबाक़ में दी गई। हालांकि उस सुप्रीम कोर्ट के नाज़रीन फैसले के अंदर बाकायदा कुरान मजीद की आयत जो है इसी सियाक़ो सबाक़ के हवाले से उनका बाकायदा हवाला दिया गया। और आप किसी के बारे में इस तरह के जो प्रोपेगेंडा, ऐसे जो बंदे सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में भी कुरान मजीद की आयत को कोट करते हैं, उनके बारे में एक जहरीला और मनफी और मज़मूम अज़ाइम के जिसके पीछे थे वो एजेंडा अपने ज़ाती और मज़मूम अज़ाइम की तकमील के लिए वो चलाया गया। उसके अंदर सियाक़ो सबाक़ में दी गई हैं। जबकि फ़ैसले में गैर मुस्लिमों की मजहबी आज़ादी के मुतल्लिक़ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन की जो दफ़ात नकल की गई, इनमें वाज़े तौर पर यह कैद मौजूद है कि ये हकूक़, कानून, अमन आमा और इखलाक के ताबे ही दस्तियाब होंगे। बयान में कहा गया कि इसी नौयत के एक मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच इसी मौजू पर पहले ही तफसीली फैसला दे चुका है, जिससे मौजूदा फैसले में कोई इनराफ नहीं किया गया। अदालत उज़्मा ने कहा कि चीफ जस्टिस काजी फाइसा अपने फैसलों में कुरान मजीद की आयात, खातम नबीयीन की हदीस, खुलफ़े राशिदीन के फैसलों और फ़िक़्ह इकराम की आरा से इस्तेलाल करते हुए कोशिश करते हैं कि तमाम कवानीन की ऐसी ताबीर की जाए जो अहकाम इस्लाम के मुताबिक हो, जैसा कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन की दफ़ा 2, दफ़ा 31 और दफ़ा 227 और कानून नफाज शरीयत 1991 की दफ़ा 4 का तकाजा है। बयान में कहा गया कि अगर कोई ये समझता है कि किसी इस्लामी असूल या किसी आइनी और कानूनी शिक की ताबीर में अदालती फैसले में कोई गलती हो तो इसकी इस्लाह अहले इल्म की जिम्मेदारी है और इसके लिए आइनी और कानूनी रास्ते मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट के एलामिये में कहा गया कि चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट ने किसी को नज़रसानी से ना पहले रोका है ना अब रोकेंगे। अदालत ने कहा कि अदालती फैसलों पर मुनासिब असलूब में तनकीद भी की जा सकती है, लेकिन नज़रसानी का आइनी रास्ता इख्तियार किए बगैर तनकीद के नाम पर इस या इसके आड़ में अदलिया या जजों के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम अफसोसनाक है और आइन की दफ़ा 19 में मज़कूरा अज़ार राय की आज़ादी
के हक की हदूद 19 और 19 से नाज़रीन दोनों आर्टिकल पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी रिस्ट्रिक्शन बाय लॉ का भी लफ्ज़ मौजूद है। जहाँ पे हमें आज़ादियाँ मिलती हैं तो वहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, बाइंडिंग भी हमारे ऊपर है, हक की हदूद की खिलाफ वर्जी भी है। और इसी सिलसिले में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के इसी स्तून को नुकसान पहुँच सकता है जिस पर आइन ने लोगों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी डाली है। याद रहे कि कानून नाफज करने वाले इदारों ने फौरी कार्रवाई करते हुए चीफ जज के खिलाफ मजमूम मुहिम चलाने वाले मुलजम को हिरासत में ले लिया था। रावलपिंडी के राशि मुलजम अब्दुल वासी ने सोशल मीडिया पर चीफ जज की किरदार कशी की और धमकियां दी थी और आज अदालत ने मुलजम का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। अदालत ने मुलजम अब्दुल वासी को FIA साइबर क्राइम विंग के हवाले से कर दिया और इस हवाले से फेडरल गवर्नमेंट ने एक JIT भी आला सतह बना दी जिसमें DGFI के सरबराही में और उसमें MI ISI पुलिस और दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी और दीगर मुतलका जो नुमाइंदे इदारों के भी हैं। इससे कबल गुज़श्ता माह वज़ारत दाखिला ने जज के खिलाफ सोशल मीडिया पर जारी मुहिम का नोटिस लेते हुए एडिशनल डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम विंग जो अभी आजकल DGFI हैं राय अहमद इसाक जहांगीर साहब उनकी सरबराही में मुहिम रोके की थाम के लिए JIT तश्कील दे दी थी। अब नाज़रीन ये है आपके सामने हक़ाइक़ और ये है असल चीज़ें और आपके सामने जो इसलिए जो सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल हो रहा है बहुत अच्छा भी हो रहा है, लेकिन अगर आज ये सोशल मीडिया बंद ना होता और अगर हर बंदा इस चीज़ को फैला देता तो पाकिस्तान के अंदर जो है बलवे हो सकते थे, पाकिस्तान के अंदर अमन मान की सूरत हाल ख़राब हो सकती थी। जो लोग ले मैन हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, जिनको समझ नहीं है, वो भड़कावे में बहकावे में आ सकते थे। और आपने देखा कि रियासत जो है वो किस लिए, मैंने कल बता दिया था प्रोग्राम में कि VPN के ऊपर अगर लोगों को जाना पड़ रहा है और बहुत बड़ी एक फिल्ट्रेशन हो रही है इस मजमूम मज़ाहिम के लिए। हमारे इस्लामी सलामती के इदारे जो हैं उनकी इन सारी चीज़ों पर गहरी नज़र है। हमारी अदलिया जो है आज अगर इलेक्शन का इनकाद हुआ मुकम्मल तो वो मज़कूरा चीफ जस्टिस साहब को उसका क्रेडिट जाता है, वरना पहले भी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट मौजूद थी लेकिन उन पे फैसलों पे अमल दरामद नहीं हुआ। तो क्या चीफ जस्टिस ने जो फैसला करके और चीफ इलेक्शन कमीशन ने उसका इलेक्शन का इनकाद करके क्या उन्होंने कोई गलत किया है? अच्छा, उसके बाद क्या इसका मतलब ये है कि फॉर्म 45 जो है जिसकी बुनियाद आप कहते हैं कि वो तो फॉर्म 45 है, तो वो चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ट्रांसपेरेंसी की मुंह बोलता सबूत है कि आज आपके हाथ में है। अगर EVM या और कोई सिस्टम होता तो आपके हाथ में डॉक्यूमेंट्स ना होते और आप शोर भी ना मचा सकते। तो आप बजाय शफाफियत पर, बजाय ट्रांसपेरेंसी पे, बजाय बार वक्त इंतखाब मुकम्मल कराने पे, बजाय प्रिजाइडिंग जो अफसरान है, जो पोलिंग अमला है या रिटर्निंग अफसरों को क्रेडिट देने के, आप उल्टा एक मिलाइनिंग कैंपेन चला दी। आपने चीफ जस्टिस की उल्टा जो है उनके इस्तीफे के मुताबिक आप कर रहे हैं, उनके खिलाफ कैंपेन चलाई गई। आपने चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, आपकी पार्टी जो है चेयरमैन और दीगर जो जिम्मेदारान हैं जो PTI के, उन्होंने ये जो कहा कि उनको इस्तीफा दिया जाए और किसी ने कहा गिरफ्तार कर लिया जाए। वो जमात इस्लामी के गालबन जो है सेनेटर, बहुत मैं उनकी रिगार्ड करता हूँ। तो मामला क्या, उनको इस चीज़ का सिला दिया जाए कि कौम को उन्हें बुरान से निकाला, उन्हें इलेक्शन दिया कौम को और इलेक्शन के बदले में एक ट्रांसपेरेंसी दी। जहाँ पे अगर कोई ये चीज़ें हुई हैं तो गड़बड़ के लिए आपके पास फॉर्म 45 किसने दिए? वो इसी सरकारी महकमों के मुलाजमीन ने आपको दिए जो बर वक्त एजेंटों को वहाँ पे फ्राहम किए गए। अगर वो ना दिए जाते, आपको निकाल दिया जाता, तो फॉर्म 47 में अगर कोई गलती है तो उसकी करेक्शन के लिए फॉर्म मौजूद हैं। तो लिहाजा मामला ये है कि बजाय आप उधर करें तो इसी तरीके से और भी आप जो सेहत कार्ड के हवाले से आज इत्तेफाक से उस पर ज़रा उसामा बात कर लें। बिल्कुल, सेहत कार्ड के हवाले से एक ट्वीट किया असद खैल साहब आपने और उसमें सवाल किया गया कि क्या इमरान खान तहरीक इंसाफ के गवर्नमेंट से पहले नून लीग को क्रेडिट दिया जा सकता है कि वो सेहत कार्ड लेके आए? क्योंकि साफ़ी का सवाल किया था मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा से, क्योंकि आने वाली CM पंजाब भी, तो उनसे जब ये सवाल किया गया तो वो ट्वीट जिस तरह से सामने आया सोशल मीडिया पर, अजमत जाहिद बुखारी साहब ने एक याददानी करवाई है आपको कि वो कहती हैं कि जो सेहत कार्ड का प्रोजेक्ट है वो मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट लेके सामने आई है। लेकिन कल साहब इसके साथ एक सवालात खड़े होते हैं, एक और इसके साथ आ जाते, इसके साथ एक और आ जाते दे रही है। इसी तरीके से आपने एक बैलेट पेपर के हवाले से एक ड्रामा जो है वो रचाया और नसरुल्लाह मलिक साहब को भी मैं समझता हूँ उनको भी हम करते हैं, सलाम करते हैं, जबरदस्त खराज तस्लीम, क्योंकि इस दौर के अंदर सच बात कहना भी अपने खिलाफ ट्रोलिंग के लिए एक नया मार्ग खोलने के मुताबिक है। तो नसरुल्लाह मलिक साहब ने बिल्कुल पेशा वराना सहाफत का मुजाहरा किया, चूंकि वो दीनदार भी जरा उसके भी करीब है, तो उन्होंने सूरत अल हजरात जो है उसको भी फॉलो किया। अब सुन लें, अब उन्होंने जो बात की उसके अंदर असल बात नहीं थी। मैंने उस पर भी सारा फैक्ट सामने रखे कि देखें जो कौमी असम्बली का जो बैलेट पेपर है उसका रंग ग्रीन है, जो सूबाई असम्बलियों के हल्के का जो बैलेट पेपर है पूरे पाकिस्तान में उसका रंग सफेद है। तो ये जो बैलेट पेपर के हवाले से वीडियो सामने आई और किस तरह वो यानी चोरी हो रही है और खुले आम वो बंदे छाप रहे हैं और साथ में कह रहे हैं कि आप वीडियो भी बना लें, तो ऐसे कभी पॉसिबल हो। लेकिन उसके अंदर अहम नुकता ये उठाया था कि नवाज शरीफ साहब मानसारा के NA कौमी असम्बली के हल्का 15 से
वो सूबाई असम्बली की किसी सीट पे तो नहीं खड़े हुए थे ना, वो तो कौमी असम्बली की नशिस्त पे खड़े हुए थे। तो कौमी असम्बली की नशिस्त के बैलेट पेपर तो ग्रीन होते हैं, सफ़ेद तो नहीं होते। तो लिहाजा मैंने ये भी सवाल उठाया था, क्या मुस्लिम लीग की क़यादत, रहनुमा, उनका सोशल मीडिया और हमारा मीडिया इतना बेखबर और लाइल्म है कि इसके ऊपर एक पूरी हाइप क्रिएट की गई, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि भाई कुत्ता अगर कान ले गया है, किसी कोई आपको कह रहा है, तो कम से कम अपना कान तो देख लो कि वाकई साथ है या नहीं है। ये हमारे सोशल मीडिया की, ये हमारे प्रिंट मीडिया की, ये हमारे मेनस्ट्रीम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, और ये हालत है कि सच को झूठ और झूठ को सच बनाकर पेश किया जा रहा है। तो जब इंटरनेट बंद करेंगे तो फिर ये आवाज़ें उठती हैं। क्यों उठती हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग फेक आईडीज इस्तेमाल करते हैं, बाहर बैठे हुए हैं, उन्होंने मुख्तलिफ जाली अकाउंट बनाए हुए हैं, और वो इस तरह का आम लोगों के जरिए जो है लोगों का ज़हन प्रोपेगेंडा करते हैं, उनको जहरीला प्रोपेगेंडा के जरिए मोटिवेट करते हैं, उनको यानी उनको उभारते हैं। और बहुत सारी ऐसी वीडियोस मेरे पास मौजूद हैं जो कि गलत बना के डॉक्टरेट करके, जिस तरह के 9 एक वहाँ पे सिंध के हवाले से पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक कैंपेन चलाई गई कि एक चैनल का जो क्लिप लिया गया और 21 का, उसके अंदर एक वीडियो लगाई गई कि ड्राइवरों को जिस तरह तशद्दुद और ऊपर पीटीआई के झंडे लगा दी गए। तो इस तरह पहले आईजी उस्मान अनवर साहब भी सारे 9 मई के हवाले से पूरी प्रेजेंटेशन मौजूद है पंजाब पुलिस की, उसमें सारी चीज़ें वो बता रहे हैं कि सोशल मीडिया किस तरह इस्तेमाल गलत किया जाता है। हमारे इदारे बता चुके हैं, ISPR बता चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और चीफ जस्टिस को निशाना बनाना, इसके मज़मूम मज़ाहिम क्या हो सकते हैं? ये क्या IMF से हेल्प मांगनी? क्या IMF को ये कहना कि वो भी इंटरवीन करे और हमारी इमदाद बंद कर दे ताकि हमारा मुल्क डिफॉल्ट पे चला जाए? इन्हीं के ब्रेस्टर। अच्छा, इसके साथ एक और चीज, पहले भी इसकी ऑडियो लीक्स आ चुकी हैं। फिर उसके बाद आप देखें कि जो आप साना 9 मई के ऊपर जिनको साजिश और मुदाखलत का जिम्मेदार करार देते थे, आप अभी उन्हीं से आप मदद मांग रहे हैं कि आप हमारे मुल्क की अंदरूनी मामलात के अंदर मुदाखलत करें। और ये चट्ठा का जो बयान, उसका जो अमेरिकी एम्बेसी के अंदर जो उसकी यात्रा है, वो किस चीज की कड़ी है? तो मामला ये है कि आप एक तरफ जो है आप उनके ऊपर साजिश और मुदाखलत का इल्जाम लगाते हैं, उनको दुश्मन अव्वल करार देते हैं, दूसरी तरफ उन्हीं से मदद के लिए जो है पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर मुदाखलत के लिए उनके बयान लोगों ने सुनाया, बयान उनके लोगों से सुना रहे हैं ना। कल को आगे इससे भी मुकर जाएंगे बानी चेयरमैन पीटी के, मैंने तो कहा नहीं था। अब उनके लोग कह रहे हैं ना, ये उनके लोग कह रहे हैं। असद कैसर साहब और जो सैफुल्लाह नियाजी साहब जो है, उनने उनको मनसूब करके कहा, कोट करके कहा। तो मुझे ये बताएं कि मोमन की निशानी जो है या मुनाफिक की निशानी क्या है कि बात बात पे मुकरता है और यू टर्न लेता है? मेरा किसी से नहीं है, वो नून लीग का यू टर्न ले या पीपल्स पार्टी ने भी यू टर्न लिया है, नून लीग के भी बहुत सारे यू टर्न है। लेकिन हमारा मसला है कि कौम को एक जानी कैफियत में मुबतला करना जो है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? कौन इसका वाली वारिस होगा? क्या इसको इस तरह ही छोड़ दें, इसको शुतर बेमुहार आज़ादियाँ जो है उसको मादर पितर आज़ाद कर दें कि मुल्क को एक बुरानी कैफियत के अंदर डाल दें, एक गलत और फासिक की लाई हुई इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर? ठीक है, जिस तरह से आपने बात की, बड़ी ज़बरदस्त एक पॉइंट है उसमें। 2018 में जब तहरीक-ए-इंसाफ की गवर्नमेंट पर इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने धांधली की है, तो मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी की जानिब से कम IMF को कोई ख़त नहीं लिखा गया। अगर आज के दौर में इमरान खान IMF को ख़त लिखते हैं तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान की सलामती पर एक सवाली निशान होगा। पाकिस्तान पहले डिफॉल्ट की खबरें आ रही है, अल्लाह ना करे इस तरह। बिल्कुल, ये पाकिस्तान की रियासत को और रियासती इदारों को, सलामती के इदारों को, इंटेलिजेंस इदारों को और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जो गलत है, उनको देखना होगा कि किसका क्या किरदार है और अवाम का मैंडेट पे डाका मारा गया है या उसको गलत प्रोपोगेट किया जा रहा है, ये उनके ऊपर हम छोड़ते हैं। तो आज के लिए मेरा ख्याल इतना ही, बाकी बहुत शुक्रिया। टाइम कम है, इंशाल्लाह इस तमाम सूरत पर तफसीलन इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे। कल का दिन इंशाल्लाह हमारे लिए मुबारक हो। इस कल के दिन में इंशाल्लाह बड़ी अहम चीज़ें आपके लिए लेकर आएंगे, इंकिशाफात भी, इस तमाम तर जो टॉपिक्स इनकी डिटेल इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में सुनाई जाएगी आपके सामने पूरे। इंशाल्लाह प्रोग्राम का खत्म हो जाता है। अपने मेज़बान उसामा ज़ायद असद कल को फिलहाल दे इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।